बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी को बखूबी आप निभा रहे हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच जाएगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, इस पर चर्चा होगी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का। कृपया मंच पर पधारा जाए और प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले चूंकि सम्मान हमारी परंपरा है और हम आग्रह करेंगे साधना न्यूज ग्रुप के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी से कि आप माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें हमारे इस मंच पर, क्योंकि यह मंच जो है वह मंच आपके सामने, इस मंच के जरिए राजनेता राजनीतिक दलों के आ रहे हैं और अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं, किन नीतियों को लेकर वे इस चुनाव में जाने वाले हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस कॉन्क्लेव को तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप क्योंकि मंच पर सम्मान किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का। सम्मानित कर रहे हैं साधना न्यूज ग्रुप के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी। और इस मंच के जरिए कांग्रेस की नीतियों, महागठबंधन की नीतियों और जो बिहार बदल रहा है या बदलते बिहार की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को किस तरीके से देखा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से और आने वाले समय में इस तस्वीर में क्या बदलाव लाना चाहती है कांग्रेस या फिर इनके सहयोगी दल, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। चर्चा करेंगे साधना न्यूज ग्रुप के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी। धन्यवाद अंजनी जी। और जैसा कि शुरुआत से है, जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी नेता आ रहे हैं हमारे इस मंच पे, चूंकि साधना न्यूज का ये रीलॉन्च है, पहले हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया था और काफी अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से हम लोगों को विड्रॉ करना पड़ा था यहाँ पे साधना न्यूज को। आज से रिलॉन्च कर रहे हैं उसका, और रिलॉन्च के प्रोग्राम में आप, मेरा सौभाग्य है कि आप इसमें पधारे हैं। तो सबसे पहले तो हम शुभकामना बोलेंगे जी कि आप हमारे चैनल को शुभकामना दें, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी साधना न्यूज के बिहार के अंदर एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत की है। हालांकि साधना न्यूज आज बड़े रीलॉन्चिंग हो रही है, लेकिन पहले के चैनलों में मैं अपने घर के डाइनिंग रूम में मैं इसका न्यूज दे चुका हूं। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं पूरे टीम को कि आप एकदम नए तेवर में आइए और आप जैसे लोगों को लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र के आवाज बन करके आप आए, हमारी यही शुभकामना है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। थैंक यू राजेश राम जी। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जो कि जैसा हम कह रहे हैं कि पहला सवाल आपने अभी हमारे एक मित्र को कहा कि पूछिए जो कड़ा सवाल पूछे, तो कड़े सवाल तो नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आप असहज हों, लेकिन जो अनुभव है आपका, मुझे लगता है कि आप बखूबी इसका जवाब देंगे। कांग्रेस की स्थिति को लेकर के है, कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास किया, देश ने विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस जो एक बार गई तो फिर दोबारा वापस आने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं में कमी है, नीतियों में कमी है, या जनता का विश्वास खो चुकी है? क्यों कांग्रेस का आज ये हाल हो रहा है? देखिए, मैं स्पष्टवादी हूं और जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि जनता ने हमें कभी नहीं छोड़ा। शायद हम कार्यकर्ता ने जनता को छोड़ दिया, इसलिए अब जनता भी यह महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी नीतियों आधारित, सिद्धांतिक आधारित राजनीति करती है और अब हमारे नेता और कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है कोई भूल की है,
लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे निर्णयों में जनता को पसंद नहीं आई हो और आज उस निर्णयों को सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कई ऐसे नीतिगत फैसले हुए हैं और हो रहे हैं जो राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के लोग हम उनके हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के तरफ काम कर रहे हैं और ये आने वाला समय में ये दिखेगा। बिल्कुल, जो उम्मीद आप जता रहे हैं जनता से, उम्मीद आपकी पूरी हो। लेकिन अभी राहुल गांधी जी आए थे और वोट को लेकर के काफी कुछ उन्होंने कहा, वोट चोर की बातें कही उन्होंने, और उसके बाद जो नीति लेकर के वो आए, चले गए, जाने के बाद से जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने फिर उसको आगे बढ़ाना, वो आप ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक बैसाखी को ढूंढते रही है, इस बार भी राहुल गांधी ने इतना पेस बना दिया, उसको आगे ले जाने का जो काम कार्यकर्ताओं का था, वो काम अभी फिर से दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से आपने आरजेडी पे अपने आप को छोड़ दिया है। देखिए, ये बात आपने याद दिलाई, हम कई काम कर रहे हैं। अभी हर घर अधिकार लेकर के पूरे बिहार में काम हो रहे हैं। हर घर अधिकार वो अधिकार है जिसमें हर माई बहन मान योजना के जो 2500 रुपये देने हैं, यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उस पर 200 यूनिट बिजली माफी यूनिट का होगी, 25 लाख हम फ्री स्वास्थ्य बीमा के स्कीमों के लेकर के जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग है, बड़े कैंपेनिंग के रूप में शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग ये चल रहे हैं, जिसके तहत हम समझते हैं कि ये चर्चा में आने वाला समय में दिखेगा। जहां तक के हम वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कंसर्न है, तो वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से 65 लाख नामे काटे गए, वो बिल्कुल अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़े और जनता ने पूरी उसे ताकत दी। इस ताकत को भी हमें बनाए रखने के लिए आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। एक राजेश राम जी, एक जो सवाल है कि अक्सर कांग्रेस की इस दुर्गति, मैं कहूंगा कि अब बिहार में कांग्रेस की दुर्गति ही है। कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए कांग्रेस के नेता से ज्यादा कांग्रेस की स्टेट के दूसरे जो नेता हैं उस पर डिपेंडेंसी है। मैं लालू यादव की बात करूं, क्योंकि अब तक हम लोग सुनते आए हैं, मैं भी यहां करीब 4 दशक से यहां पर बिहार में रह रहा हूं, कांग्रेस का हर एक डिसीजन जो है वो लालू यादव के बिना होता नहीं है। कांग्रेस में कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस किसको राज्यसभा भेजेगी, कांग्रेस किसको लोकसभा भेजेगी टिकट के, सारे डिसीजन जो है वो लालू यादव की पार्टी से होता आया है। और शायद इसीलिए कांग्रेस जो यहां पे पनप नहीं पाई है, और यहां के स्थानीय नेता इसको ऑफ द कैमरा तो बोलते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा बोलने से घबराते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक जो भी सवाल आपने किया, कांग्रेस पार्टी सबसे देश की पुरानी पार्टी है। आज भी हमारे संसद में 101 सांसद हैं। पूरे देश में हमारे बीजेपी के बाद सबसे बड़ी विधायक हैं। आपने 2 बातें कही कि हमारा कोई निर्णय और लेता है। देखिए, लोकतंत्र में जीत का मायने है, और जब लगातार आप कोई सीटें लूज कर रहे हो तो ये सवाल आपके लिए वाजिबी है। लेकिन आज मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय और हम आंतरिक लोकतंत्र में जो आपकी बातें, जो प्रश्न है, वो जरूर कहीं ना कहीं नेता लिए होंगे, लेकिन हमारा निर्णय कोई दूसरा लेगा ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ, और आने वाला समय में मेरे कार्यकाल में भी एक भी दिख जाएंगे। तो ये हम माने कि आपके कार्यकाल में कन्हैया कुमार आएंगे आपका प्रचार करने के लिए बिहार में?
देखिए, कन्हैया कुमार जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े सदस्य के रूप में हैं। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो है एक बड़ी कमेटी में सदस्य भी हैं, और यदि पार्टी नेतृत्व और पार्टी की आवश्यकता होगी तो जरूर बिहार में आएंगे, कैंपेनिंग भी करेंगे। कई ऐसे जगह हैं जिसमें उन्होंने पार्टी को समय दिया है, खास करके पलायन रोको, नौकरी दो की यात्रा को, तो इसलिए वो पार्टी का अंग है। उसमें बुलाने के क्या बात है, जहां जरूरत होगा पार्टी उनको मौका देती है कि जनता तक जाए। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो उनको गाड़ी पे सवार नहीं होने दिया गया, और इसके पीछे वजह जो है वो तेजस्वी यादव को बताया गया। क्योंकि आपने बोला था तीखे सवाल पूछने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको। मुझे लग रहा है असहज है तो आप जवाब नहीं भी दे सकते हैं। देखिए, गाड़ी पर चलने का प्रोटोकॉल था, और उस प्रोटोकॉल में जहां जैसे जैसे थे, जिन विधायक के क्षेत्र थे, कई उन स्थानीय विधायक को भी रखा गया। इतना ही नहीं, यदि हम इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्र से गुजर रहे थे तो कई ऐसे स्थानीय विधायक जो हमारे गठबंधन के साथी थे उनको भी उस गाड़ी में लाया गया। इसलिए ये कयास कि उनकी नहीं लाया गया, ये प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, और उस प्रोटोकॉल में जहां जिसकी जरूरत थी उसके अनुसार उनके है। प्रोटोकॉल ये था कि जिनके क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी और यदि वहां हमारे सम्मानित लीडर्स हैं तो उनको हम गाड़ी पर बैठाएंगे। सर, आपने प्रोटोकॉल की लीडर्स हैं तो उनको हम गाड़ी पर बैठाएंगे। सर, आपने प्रोटोकॉल की बात की। हम लोग भी प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों को भी हमने, प्रधानमंत्री को भी कवर किया है, गृह मंत्री को भी कवर किया है, और वहां भी प्रोटोकॉल जो है बता दिया जाता है। आप कवर करने के लिए जाते हैं, हम लोग पीआईबी के जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग को बता दिया जाता है कि इन नेता के साथ ये प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस। जेएनयू से पढ़े लिखे हैं ये कन्हैया कुमार, इतने जानकार आदमी हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है, या पार्टी ने प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं? हमारे लीडर सब बैठ के निर्धारित करते हैं, और जो भी लीडर का निर्धारित किए होंगे उचित ही निर्णय उनका था। और जहां तक उनकी बात है तो इसका मतलब ये नहीं, कदापि नहीं लगनी चाहिए कि कोई अदर्स या अनदर्स बातें हैं। पार्टी का अंग है, किनको मौका कहां मिलता है, हो सकता है उनसे उससे भी बड़ी मौका मिल जाए। वो तो खुद राहुल जी के साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए ये मुद्दा अपने आप में आपके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी के लिए ये मुद्दा नहीं। ये बिहार का मुद्दा है, बिहार के कांग्रेस। हमारे भी बहुत सारे मित्र कांग्रेस में हैं जो ये कहते हैं कि आना चाहिए कन्हैया को आगे, कन्हैया अच्छा बोलते हैं, कन्हैया के प्रचार से युवा जो है उत्साहित होते हैं, पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं है। कहीं सार्वजनिक तौर पर किसी को एक दूसरे के खिलाफ बयान आई है? यदि आई होगी तो हम प्रयास कुछ करेंगे। तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये तो अलग से आप जब बात करेंगे कन्हैया से तो बता देंगे, हम लोगों को बता देते हैं। हमको खूब बात होती है, लेकिन मीडिया के सामने नहीं बताते हैं वो। लेकिन हमको और भी बात आपको होती है। राजेश राम जी, आप तो पुराने नेता हैं, आपको भी पता है। आपको जो पता है हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जो मुझे पता है, जो सवाल कर रहे हो वो सच पता है कि इस तरह की कोई बात। अच्छा राजेश जी बताइए, राजेश राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय पार्टी का था या आरजेडी का था, लालू जी का था? पार्टी का अध्यक्ष बनाना ये निर्णय हमारे नेता राहुल गांधी जी का था, खड़गे साहब का था, और यहाँ बैठे तमाम कार्यकर्ताओं का था। जब सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, सब मेरे परिविकार हैं, इसलिए हमारा फैसला हमारा है। हमारे आंतरिक फैसले में हम समझते हैं कि हमारा नेता ही, नेतृत्व ही सक्षम है और वही निर्णय लेता है। ये आप करें, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपके भीतर में कांग्रेस बिहार कांग्रेस में अगर ये लोकतंत्र आए तो मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बिहार कांग्रेस के लिए नहीं, बिहार के लिए भी अच्छा, क्योंकि लोग कांग्रेस को उसके उसी रूप में देखना चाहते हैं जो कांग्रेस अपने मूल रूप में थी। शायद अभी नहीं है, आप चूंकि नेता हैं, आपकी मजबूरियां हैं, आप नहीं बोलेंगे मंच पे, मुझे पता है, लेकिन यहां से उतरने के बाद शायद आप मुझसे साझा कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरी, ये जो मैं मंच पर बोला हूं वही रहेगा, क्योंकि खांटी कांग्रेसी हूं, और खांटी कांग्रेसी जो बोलता है वो बोलता है। नहीं, मैं खांटी कांग्रेसी से भी हमारा परिचय है बहुत।
वो पर्दे के पीछे कुछ और बोलते हैं, पर्दे के सामने कुछ और बोलते हैं। खांटी कांग्रेसी के मतलब ये होता है कि 3 फुट नीचे तो 3 फुट ऊपर। चलिए ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात कही कि 3 फुट जमीन के भीतर भी है, अच्छी बात है। ये जड़ अगर मजबूत है पार्टी की तो वो दिखना भी चाहिए लोगों को। राजेश जी, अब जो है असल चुनाव, अब तो अधिसूचना जारी होने वाली है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्सर आपके साथ ये हुआ है, आप लोग बाद में आपके नेता बयान देते हैं कि जो सीट नहीं जीतती थी कभी वो हमारे खाते में दे देते हैं वो। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा निर्णय हम ले रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी बैठ करके एक साथ जो है निर्णय ले रहे हैं। हम 4 बैठ के आपस में कर चुके सीट शेयरिंग में, और अब तक जो परिस्थितियां हैं, कहीं से भी किसी का कोई कंट्रोवर्शियल, कोई एक दूसरे को सीटों के लेकर के कोई सामने जिम्मेवारी से सब लोग आगे बढ़े हैं, हम भी बढ़े हैं। और हम समझते हैं कि हम अब तक सीट शेयरिंग में 4 बैठकों में कदम से कदम मिला करके सभी लोग निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय आने वाला समय में काफी सकारात्मक रूप से आपके सामने हो। 4 बैठकों में कदम से कदम मिला करके सभी लोग निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय आने वाला समय में काफी सकारात्मक रूप से आपके सामने होगा। राजेश जी, क्या ये जो एसआईआर का जो मुद्दा उठा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी भी यहाँ पे आए, यात्रा निकाली आपने, इसी मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, या और भी जो नीतीश कुमार ने जो काम किया 15-20 साल से शासन में, तो आप लोग उनके कामकाज पे सवाल क्यों नहीं उठाते? एंटी इनकम्बेंसी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? आप एसआईआर का मुद्दा तो मुझे नहीं लगता है कि जनता सपोर्ट कर रही है आपको, और अगर सपोर्ट भी कर रही है कुछ इलाके में, तो आपको लगता है कि ये जिताऊ मुद्दा हो सकता है? देखिए, ये मुद्दा जनता का है। एसआईआर मुद्दा जनता के अधिकारों का है। एसआईआर मुद्दा जनता को वोट देने से वंचित करने का है। तो ये पैटर्न, यदि वोटर ही वोटे नहीं दे पाएंगे तो लोकतंत्र में उस वंचित लोग जो 65,64,000 वोटे वंचित हो गए वोट देने से, यदि हम यहां बैठ करके हम चुपचाप बीजेपी के तरफ और एनडीए के जितने उनके गठबंधन उनके साथ चुप कैसे रह सकता था? चूंकि ये वोट चोरी का मामला है, और वोट चोरी इसलिए कह रहे हैं चूंकि कई ऐसे सामने आए कि आप जिंदा को जो है मार दिया इलेक्शन कमीशन के कागज पर, और वो तो मानवीय जो लोग चूक है, मुर्दा राजेश थे जी, उनको मार दिया। राजेश जी, तो वो ये आने वाला समय जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का मुद्दा यदि सरकार अपने मुद्दा यदि 30 बरस है, अब 20 बरस है, अब 11 बरस आप केंद्र में है, तो मुद्दा उनको लड़ना चाहिए कि साहब हमने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, ये उनको बताना चाहिए। बिहार में पलायन की जो हुए हैं, लगभग 3 करोड़ पलायन हुए हैं यहां से, तो पलायन पर उन्होंने कहना चाहिए था कि हमने बिहार में पलायन रोक दिया। उनको अपनी सड़कें की बात करना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए था कि हां साहब हमने तो पुल बनाया, लेकिन 9 पुल बनाते ही गिर गया। तो सरकार के मुद्दे विपक्ष कैसे उठाएगा? सरकार के मुद्दे को जो है सरकार की कमियों के मुद्दे को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो सरकार के मुद्दे जब सरकारें ना बोले तो हम अपने मुद्दे पर तो बात उठाएंगे। यहाँ गुंडा राज है, हम उठाते आ रहे हैं। बलात्कार की घटना बढ़ी है, हम लगातार उस पर संघर्ष किए हैं। आप जो है मुजफ्फरपुर के उस बिटिया को जो है लोग नहीं बचा पाए इलाज के बगैर, ये तो मुद्दे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार 20 बरस से काम कर रही है, जो सरकार 11 बरस से काम कर रही है, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर के तरह आप लोगों को सर्विस दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या काम किया। वो तो बता रही है, वो तो मैनिफेस्टो में बता रही है, अपना कामकाज बता रही है, हमने उसी के आधार पर वोट भी मांग रही है। कमियां तो आपको बतानी पड़ेगी, ये कमियां हैं आपके सरकार में। जनता को तो कमियां सरकार की आप बताएंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैंने क्या कहा कि जो कमियां हमें बताना है, वो कमियां बलात्कार की घटना बढ़ी है,
यहां गुंडा राज है कि वीआईपी एरिया में लोग गोली चला के चले जा रहे हैं। यहां व्यवसायी के हत्या गांधी मैदान के इलाके में हो रहे हैं और यहां बेरोजगारी और पलायन पर कोई बात नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जो मुद्दा है जनहित का वो तो हम उठा रहे हैं, लेकिन मेरा ही कहना है कि जो बिहार में कोई चुनाव हुआ नहीं है, तो जो वोट चोरी का मसला आप उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरजेडी जो अभी सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो वोट चोरी के आधार पर बनी है? उसी लिस्ट पे तो हुआ है जो पिछला चुनाव। वोट चोरी का यदि अंतर बड़ा होगा तो वो वोट चोरी नहीं दिखेगा, लेकिन वोट चोरी का अंतर कम होगा तो वोट चोरी दिखेगा। तो वही हुआ है यहां या पूरे देश में कि जहां जनता ने भर भर के वोट दिया और पूरे ताकत से वोट दिया और वोट के अंतर बड़ा हो गया तो वोट चोरी नहीं दिखा, लेकिन जहां वोट चोरी के अंतर कम था वहां जो है वोट चोरी दिखा। इलेक्शन कमीशन ने तो आप लोगों को कहा कि आप आइए एफआईआर करिए और शपथ पत्र दीजिए बात की, तो उसमें आप लोग पीछे क्यों उठ जाते हैं? इलेक्शन कमीशन जो मांग रहा है उसको अधिकार नहीं है, और यदि अधिकार है तो बीजेपी उनकी पक्ष रख रही है। एफिडेविट पहले उनसे ले लेना चाहिए कि बीजेपी उनके प्रवक्ता की तरह क्यों बचाने की कोशिश करती है। हमेशा हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन बोलेगी और उसका सारा आंसर जो है बीजेपी देती है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि हमारा प्रवक्ता बीजेपी है, हम जो बोलेंगे उसका प्रश्न उत्तर आप बीजेपी से करिए, सवाल वो देंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। हमारा ये जो इंटरव्यू होता है इसमें एक सेशन हम रखते हैं सवाल जवाब के बाद, जो दर्शक जो बैठे हैं वो भी सवाल पूछते हैं। तो अब मैं दर्शक से सवाल ले लूं। तो दर्शक में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है, पीछे से लीजिए। एक बार मृत्युंजय मैं कहूंगा एक बार सबको माइक दें जो पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी जरा जल्दी 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 करें। अपना पहले आप परिचय दें उसके बाद। सर हमारा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ, मैं दरभंगा से आता हूं। जी। मैं सबसे पहले तो आपके कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बूथ पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या आम वर्कर जो जिला में होते हैं या प्रखंड में होते हैं या प्रदेश में होते हैं उनका भी कोई दायित्व होता है आप लोगों पे, या आप लोग सिर्फ एसी रूम में बैठ के आप लोग डिसीजन ले लेते हैं? हमें ऐसा लगता है। ये बहुत हार्ड हिटिंग है। आपका सवाल का ये उत्तर है कि लोकतांत्रिक पार्टी हम बहुत मजबूती से समझते हैं, और जो ऐसा आपने कहा कि निर्णय, तो सारे निर्णय या तो इलेक्शन कमेटी या सीडब्ल्यूसी या अभी हमारा पीईसी ये निर्णय लेता है। और अभी पता कर दिएगा कि हमने और हमारे पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से अपने क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी, खास करके उस इलेक्शन में कौन सा सीट लड़ने है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, ये मांगे हैं। और 13 तारीख तक सभी जिला अध्यक्षों का प्रतिवेदन हमारे अध्यक्षीय कार्यालय को आ गया है। तो ये यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी क्षेत्रीय पार्टी से आप जोड़ना उचित नहीं होगा। हम अपनी लोकतंत्र को समझते हैं और आप अपनी लोकतंत्र के आंतरिक मसलों को भी समझते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ जरा इधर दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, मेरा ही नहीं देश के तमाम लोगों का, कि जब भी कोई रेप होता है या जब भी कोई देश विरोधी काम होता है, उस आरोपी के लिए आपके पार्टी के कपिल सिब्बल 12 बजे रात को दौड़ते कोर्ट में कैसे पहुंच जाते हैं? कपिल सिब्बल इनकी पार्टी के नहीं है जी, और ये वकीलों का अधिकार है, और वकीलों के अधिकार कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं रोक सकती। नहीं तो यदि हमेशा रेप की घटना 12 बजे घटी है तो ये हक है न्यायालय में जाने का कि हम कब जाएं।
इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कोई भुगतान नहीं होता। नहीं, यानी कि जो रेप करता है, जो देश का के साथ गद्दारी करता है, उसी के लिए आपकी पार्टी काम करती है। आप वकीलों पर सवाल कर रहे हैं, ये सवाल वकील ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। ये न्यायालय का मामला है और वकीलों का अधिकार का मामला है। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक, जल्दी 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 एक सवाल और, ये आखिरी सवाल है। आपकी सरकार आने के बाद आप 3 करोड़ पलायन को कैसे दूर कीजिएगा? क्या चीज? आपकी सरकार आने के बाद आप 3 करोड़ पलायन को कैसे दूर कीजिएगा? पलायन की समस्या, देखिए, कोई भी बातें एक दिन में नहीं सुलझेंगी, लेकिन पलायन के लिए एक सूत्र है कि आप बिहार में रोजगार के अवसर को जो है बढ़ावें। और रोजगार के अवसर तब बढ़ते हैं जब आपके सकारात्मक पहल हो। यहां पे न उद्योग है, न धंधे हैं, न आप इस पे जो है विदेश से जो आते हैं उससे आप वार्ता भी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो जीएसटी के माध्यम से जो छोटे छोटे जो है इंडस्ट्रियां बंद हुई है, यहां सबसे बड़ी बात है कि यहां सुखाड़ और दहाड़ दोनों है। तो इसके परिस्थिति को पाने के लिए और पलायन को रोकने के लिए यहाँ रोजगार के अवसर ढूंढना होगा। हमारे के यहाँ 55 लगभग जो है विभाग हैं, इसमें 4 लाख नौकरियां रिक्त हैं। तो उस नौकरियों को भी देखना होगा कि उन नौकरियों को किस तरह से हम रिक्ति को पूरा करें। ठीक है, तो सवालों और जवाबों का सिलसिला हम ये खत्म करते हैं और इंटरव्यू को भी अब खत्म करने का समय हो रहा है। राजेश राम जी, आपने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये तो पर्दे के बाहर की बात थी जो आपसे क्या पता, पर्दे के पीछे भी हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमसे। और अभी जो आखिरी सवाल आपने, चूंकि इसलिए पूछा क्योंकि अभी जीएसटी का जिक्र किया आपने, जीएसटी पे अभी सरकार ने जो फैसले किए, जीएसटी में जो रिलैक्सेशन दिया है बहुत सारे, क्या आपको लगता है कि ये उस समस्या को काउंटर करेगी, उस समस्या को एड्रेस कर रही है? देखिए, जीएसटी एक जल्दी में लाया हुआ गलत फैसला था। लेकिन आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया था। आपकी सरकार ने, हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने जीएसटी हिलाया। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने 13 जो है लगभग 3 साल का समय लिया था कि 3 साल में हम इसको छोटे छोटे रूप में प्रयोग के तौर पर लेंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसको तुरंत लागू कर दिया। अब आज 18 बार जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। तो यदि जो फैसला आप लेते हो और बार बार यू टर्न लेते हो तो ये निश्चित तौर पर है कि उसमें खामियां और बदनामियां दोनों है। और जब समझ में आती है किसी भी सरकार को तो उसमें संशोधन करता है। अभी के जो मामले हैं, ये जीएसटी का यदि अभी चुनावी वर्ष में कुछ फैसला हुआ है तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जीएसटी का जो खामियां है, आज भी किसी व्यवसायी से पूछेंगे तो वो कितने, क्योंकि जीएसटी इसलिए लाया गया था कि इसकी सरलीकरण हो, लेकिन और जटिल हुआ है। समस्या ये है और इस पर सरकार को काम करना होगा। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारे प्रश्नों का आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और सारे सवालों का जो जवाब आपने दिया है, मैं फैसला नहीं करूंगा कि सही है गलत, जनता जनार्दन है वो सुन रही है। और टेलीविजन पे भी लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि 7 चैनल पे लगातार ये लाइव हो रहा है। हमारा आज रिलॉन्च है, तो दर्शक डिसाइड करेंगे और वही बताएंगे कि आपने जो सवाल दिए हैं, जो जवाब दिए हैं, वो कितना सही है, कितना उचित है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस मंच पे आने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, सबको आभार, थैंक यू। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारा बिहार निर्माण 2025 कॉन्क्लेव लगातार जारी है और मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी के हाथों हमारा सम्मान का कार्यक्रम होगा। मोहम्मद गुफरान साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट दरभंगा के जिलाध्यक्ष हैं मोहम्मद गुफरान साहब, आप कृपया मंच पर आएं। मोहम्मद गुफरान साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और आप काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, यही इनकी पहचान है। तो आप कर लीजिए ना, हम उनको छोड़ देंगे।
दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में बने हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। काफी बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा हमारे सामने, आपके सामने, और जो बातों का सिलसिला है वह जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बातों के सिलसिला को जारी रखने के लिए प्रभात रंजन जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड डीजी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के ही रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बिहार की जो भूमि है वह काफी उर्वर भूमि है, और इस उर्वर भूमि में जो लोग हैं वह पूरे देश के कोने में इस उर्वर भूमि के लोग जो हैं वह अपनी उपस्थिति बनाए रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे आपके साथ प्रभात रंजन जी, रिटायर्ड आईपीएस हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं।